आज हम पढ़ेंगे उग्रवादी विचारधारा। उदारवादियों द्वारा समय समय पर ब्रिटिश सरकार से की गई मांगों को अनदेखा किया जा रहा था। इस संबंध में स्वयं उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि सरकार अपने वचनों का पालन नहीं कर रही थी और जो वायदे उसने किए थे उनसे पीछे हट रही थी। इसके फलस्वरूप कांग्रेस में एक नया गुट उभर कर सामने आया। इस नए गुट ने संघर्ष के माध्यम से सरकार पर दबाव डालने का निश्चय किया, अतः वे संघर्षवादी अथवा उग्रवादी कहलाए। इन उग्रवादियों ने उदारवादी नेताओं की कार्यपद्धति का विरोध करना प्रारंभ किया। राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत युवा कांग्रेसी क्रोध से भड़क उठे। वे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए अधीर हो उठे। फलस्वरूप कांग्रेस में एक नवीन विचारधारा का प्रस्फुटन हुआ। इस नवीन विचारधारा के सदस्यों को अंग्रेजों के प्रति विश्वास नहीं था। वे पश्चिमीकरण के घोर विरोधी तथा भारत की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति में दृढ़ विश्वास रखने वाले थे। उनका मानना था कि कमजोर विरोध तथा अस्थिर वैधानिक सुधारों के द्वारा भारत की समस्याओं का समाधान न हो सकेगा, अतः वे आवेदन निवेदन की पद्धति का परित्याग कर सशक्त विरोध की नीति तथा नई रणनीतियों तथा युक्तियों की बात करने लगे। अंग्रेज लेखकों ने इस नवीन विचारधारा को उग्र आंदोलन या उग्रवादी कहकर संबोधित किया। 1893 ईस्वी में उग्रवादी विचारधारा की शुरुआत हुई। अगस्त 1893 ईस्वी में अरविंद घोष ने न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड यानी पुराने चिरागों की जगह नए चिराग नामक लेख में लिखा है कि विरोध पत्रों से, प्रार्थना पत्रों से, स्मृति पत्रों से देश कभी स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने वंदे मातरम नामक पत्र में उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्य करने और संघर्ष करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया। कार्यक्रम के अनुसार स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्रभाषा और बहिष्कार का मंत्र समाज को दिया। इस प्रकार कांग्रेस के अंदर उग्र राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी। उग्र राष्ट्रवादियों की कार्यविधि या यूँ हम यूँ कहें कि उग्रवादियों की कार्यविधि कैसी थी? उग्रवादी दल का उद्भव एवं विकास उदारवादी विचारधारा के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, अतः स्वाभाविक ही था कि वह उदारवादियों द्वारा प्रतिपादित निवेदन की नीति में विश्वास नहीं करता था। उग्रवादी अंग्रेजी साम्राज्य से सहयोग को भारत के विकास में हानिकारक समझते थे, इसलिए वे स्वराज्य की मांग कर रहे थे। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे प्रभावशाली ढंग से आंदोलन चलाने तथा लोगों में त्याग और बलिदान की ऐसी भावना विकसित करना चाहते थे कि अंग्रेजों को विवश होकर उनके समक्ष झुकना पड़े। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार एवं राष्ट्रीय शिक्षा पर अधिक बल देते थे। उग्रवादियों के सामने जो राजनीतिक कार्य था वह बहुत कठिन था, क्योंकि भारत के संपन्न एवं मध्यम वर्ग के शिक्षित लोग पश्चिमी प्रभाव के आकर्षण में बुरी तरह से फंसे हुए थे। ऐसे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक श्रेष्ठता का विश्वास दिलाया जाए। इसी उद्देश्य से तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिवाजी से संबंधित उत्सवों को संगठित किया। अरविंद ने
पूरे 1 महीने तक चलने वाली काली पूजा का आरंभ किया और लाला लाजपत राय ने पंजाब में आर्य समाज आंदोलन को सशक्त बनाने में सहायता दी। इन समारोहों को सामूहिक रूप देकर और इन्हें राष्ट्रीय उत्साह, धार्मिक चेतना और सामाजिक एकता उत्पन्न करने का प्रभावी माध्यम बनाकर उग्रवादियों ने जनसाधारण को ब्रिटिश विरोधी लहर में शामिल करने में सफलता प्राप्त की। उग्रवादियों का कार्यक्रम केवल सत्याग्रह तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित न था। वे राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की स्थापना चाहते थे ताकि इस प्रकार की शिक्षा से ऐसे देशभक्त स्वयंसेवक निकल सके जो आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र कार्यवाही में विश्वास करते हो ताकि सरकार पर निर्भरता कम हो सके। उग्रवादियों का मानना था कि अंग्रेज लोग शिक्षा की आड़ में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का गला घोंट रहे हैं। तकनीकी और उच्च शिक्षा की बुरी तरह से उपेक्षा की जा रही थी और भारतीय नौजवानों से दासता की भावना को विकसित किया जा रहा है। इसलिए उग्रवादी युवा वर्ग को मानसिक दासता से आज़ाद कराना जरूरी समझते थे। फलतः उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण केंद्र खोलने का आंदोलन चलाया। इसके अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में थियोसॉफिकल स्कूल और कॉलेज, डीएवी स्कूल, हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि स्थापित किए गए। इन संस्थाओं ने राष्ट्रीय विचारधाराओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बात करेंगे कि उग्रवादी राष्ट्रीयता की क्या विशेषताएं रही थी। नंबर 1, उग्रवादी पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के विरोधी थे और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को उससे श्रेष्ठ समझते थे। संघर्ष एवं समाज सुधार आंदोलनों से उन्हें विशेष प्रेरणा मिली थी। नंबर 2, उग्र राष्ट्रवादियों का उद्देश्य स्वराज्य की प्राप्ति था। इसके अलावा वे अपनी संस्कृति एवं परंपराओं के अनुरूप देशवासियों का चरित्र निर्माण करना चाहते थे। उग्रवादियों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं परोपकारिता में विश्वास नहीं था। उग्रवादी देशहित, आत्मनिर्भरता एवं ईश्वर में विश्वास करते थे। नंबर 5, उग्रवादियों का विश्वास था कि भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हित एक समान नहीं हैं। दोनों में पारस्परिक विरोध है। अतः भारतीय हितों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन से आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध तोड़ना जरूरी है। भारतीयों में नूतन राष्ट्रीयता को पैदा करना तथा त्याग और बलिदान का मार्ग अपनाना उनके लिए प्रमुख साधन थे। नंबर 7, उग्रवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति के स्थान पर सक्रिय राजनीतिक आंदोलन के पक्षधर थे। उनका विश्वास था कि संघर्ष के बिना राजनीतिक सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती। अब है उग्रवादी आंदोलन का मूल्यांकन। उग्रवादी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र बंगाल और पंजाब था, परंतु इसका प्रभाव संपूर्ण ब्रिटिश काल में व्याप्त था। उग्रवादी अथवा संघर्षवादी नेताओं ने भारत के राजनीतिक जीवन में एक नए चरण का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने उदारवादियों की समझौतापरक राजनीति और ब्रिटिश न्यायप्रियता तथा ईमानदारी में विश्वास की नीति का परित्याग करके संघर्ष की नीति को अपनाया। उन्होंने भारतीय नवयुवकों में एक अजीब उत्साह का संचार किया तथा उनकी आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मबलिदान की शिक्षा दी। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप समाज के गरीब वर्ग, किसान और मजदूर, शिक्षित बेरोजगार, नवयुवक, असंतुष्ट निम्न मध्यम वर्ग और कम वेतन पाने वाले बुद्धिजीवी तथा अन्य
व्यवसायों में लगे लोग बहुत आकर्षित हुए। उग्रवादियों ने ही इस बात को जोर देकर कहा कि राजनीतिक आज़ादी ही राष्ट्र का जीवन है। इससे लोगों को यह विश्वास हो गया कि अपनी वैश्विक व्यवस्था में उनके लिए प्रगति का कोई रास्ता न था। इति शुभम। धन्यवाद।